Yes. Okay. विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव अग्नेन सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोऽस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम आईएएस निदेशक भारतीय विद्या भवन हमारे बीच में विराजमान है और उन्हीं की वजह से यहाँ वेद, संस्कृत और संस्कृति इसका विकास और इसका प्रचार और प्रसार चल रहा है। हमारे बीच जो विद्वान उपस्थित हैं उनमें एक तो हमारे घर की हैं जिनके सौजन्य से ये रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत हो सकी। डॉक्टर शशि प्रभा कुमार जो यहाँ शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय की डीन हैं और शिक्षा जगत में और संस्कृत के संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो संस्कृत से जुड़ा हो और इनके नाम से परिचित न हो। दूसरे हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर कमलेश कुमार चौकसी जी। कमलेश कुमार चौकसी जी अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं और वेदों पर उनका बहुत बड़ा काम है। बहुत अच्छे स्पीकर हैं, तो आपको सुनने के बाद पता चलेगा। पीपीटी के माध्यम से मेरे बच्चे और दूसरे लोग भी उनके वक्तव्य को वेदपाल शास्त्री जी जो मेरे बगल में प्रधान जी के साथ बैठे हुए हैं। आप मेरठ विश्वविद्यालय के बड़ौद डिग्री कॉलेज से रिटायर हुए एज ए प्रोफेसर। बहुत अच्छे वक्ता हैं और भारत की अनेक ऐसी संस्थाएं जो वेद के लिए और संस्कृत संस्कृति के लिए काम कर रही हैं उनके अध्यक्ष हैं। इसी के बीच हमारे इस दिल्ली महानगर में एक बहुत विख्यात विश्वविद्यालय है, एमिनेंट जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। वहां संस्कृत विभाग में प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं डॉक्टर सुधीर कुमार जी विराजे हुए हैं। ये सब वो लोग हैं, एक एक व्यक्ति को किसी संस्था के लिए बुलाना कठिन होता है, पर मेरे एक छोटे से निवेदन पर इन्होंने यहाँ आना स्वीकार किया। दो विद्वान अभी मार्ग में हैं, वो पहुंचेंगे, उनका मैं परिचय आपको कराऊंगा। इससे पहले हमारा एक कर्तव्य बनता है अतिथि देवो भव, अतिथियों का हम सत्कार करें। तो सबसे पहले हमारे इस भारतीय विद्या भवन परिवार के मुखिया श्री अशोक प्रधान जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो पादप देकर के एक छोटा सा पौधा देकर के, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है ऐसी कोई चीज हम नहीं देते हैं
जो उपयोग में न आए। आज पर्यावरण की जागृति का समय है, इसलिए मैं प्रधान जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे गणमान्य अतिथियों के लिए वो पादप देकर के उनका सत्कार करें, स्वागत करें। डॉक्टर चौकसी जी, डॉक्टर सुनील कुमार जी और बहन शशि प्रभा, डॉक्टर शशि प्रभा कुमार जी को, हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा समय हमारे वक्ताओं को मिले बिना किसी भूमिका की। मैं सबसे पहले इस प्रथम सत्र जो उद्घाटन सत्र है इसकी अध्यक्षता के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। डॉक्टर शशि प्रभा कुमार वे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। जो कुछ भी आपको भाषण में प्राप्त होगा अंत में उसका जिस्ट वो आपके सामने उपस्थित करेंगी और उसके लिए उनका स्वागत है। आप सब करतल ध्वनि करके अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर कमलेश कुमार जी चौकसी जो अहमदाबाद से पधारे हैं। वे हमें मार्गदर्शन देंगे, वेद की दिशा देंगे और उनका विषय है वेदों में पारिवारिक संकल्पना। हम लोग वेदों के विषय में सिर्फ इतना जानते हैं कि वेद धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन वेद सबसे विद्याओं का पुस्तक है। कोई ऐसी विद्या नहीं, कोई ऐसा विषय नहीं है जो वेद में उसका विश्लेषण या बीज न हो। हमने कुल 6 विषयों का यहाँ चयन किया है। इसी प्रकार से प्रधान जी का आशीर्वाद रहा तो बहन जी के सहयोग से, डॉक्टर शशि प्रभा कुमार के सहयोग से हम इसी प्रकार के आयोजन करते रहेंगे और मैं वेद में जितनी विद्याएं हैं एक एक करके उनका प्रकाश आपके सामने करेंगे। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं आप सब लोगों की ओर से और अपनी ओर से प्रोफेसर कमलेश कुमार चौकसी जी से मंच पर आए और अपना भाषण प्रस्तुत करें। भवेत। इस प्रार्थना के साथ आज भारतीय विद्या भवन के इस सभागार में वेद सम्मेलन के अवसर पर सभी बहुत बड़े जो हमारे साथ विद्वान आए हुए हैं उन सब का मैं स्वागत करता हूँ। यह बहुत बड़ी बात है कि भारतीय विद्या भवन के शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय ने इस वेद सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें वेद के विभिन्न अंशों पर जो व्यवहारिक रूप में होना चाहिए और साथ साथ जो स्कॉलरली एस्पेक्ट है उस सबको कवर करने की कोशिश की गई है। और उसके लिए मैं शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय के डॉक्टर शशि प्रभा कुमार जी और आचार्य शिव कृष्ण आर्य जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस प्रकार के कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया। भारतीय विद्या भवन की स्थापना 1938 में हुई थी और इस वर्ष नवंबर में भारतीय विद्या भवन 80 वर्ष पूरा कर रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि ये संस्था 80 वर्षों से भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के प्रसार प्रचार में लगी रही है और 300 से अधिक सारे भारतवर्ष में हमारे सेंटर हैं। 80-85 स्कूल्स हैं, 10 स्कूल भारतवर्ष से बाहर भी हैं, 3-4 सेंटर्स भारत के बाहर भी हैं और अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और कई देशों में भी हमारे केंद्र हैं जहाँ पर भारतीय संस्कृति से संबंधित बहुत से कार्यों का आयोजन किया जाता है, जिसमें संस्कृत का प्रसार, हिंदी भाषा का प्रसार,
और वेद, भगवद गीता, इन सब के बारे में कुछ ना कुछ वहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं। इसमें सबसे भवन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि संस्कृत के बारे में भवन ने जो कुछ किया है वो सबसे बड़ी बात ये है कि 1945 में, आप अंदाज़ लगाइए, 1938 में भवन का स्थापना हुआ और 1945 में शास्त्रीय संस्कृत परीक्षा विभाग इन्होंने बनाया, जिसमें कि सारी संस्कृत के संबंधित जो भी हम लोग यहाँ पर सारे भारतवर्ष में कोर्सेज करते हैं उन सब के लिए उसका किस प्रकार से परीक्षा होगी, क्या उसका होगा, सबका सम्मान किया गया। मैं सिर्फ आपको इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि भारतीय विद्या भवन शुरू से ही संस्कृत भाषा की सेवा में लगी रही है और साथ ही साथ जो भी हमारी अन्य भाषाएं हैं उनकी भी सेवा करने का हमारे जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें उनको लिखा गया है। और हमारे दिल्ली में इस केंद्र की स्थापना 1952 में मुंशी जी ने की थी, कुलपति कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, जो भारत इस भवन के संस्थापक हैं। और उसके बाद 1957 से एक स्कूल की स्थापना हुई जिसके छात्र आपके सामने भी बैठे हुए हैं, और इसको आज समझिए कितने सालों से स्कूल चला रहा है। और दिल्ली जैसी स्थान में जिस तरह के हम सब लोग भारतीय शिक्षा, विदेशी शिक्षा पद्धति से पूरे आच्छादित हो गए हैं, उसमें हमारा ये बराबर प्रयास रहा है कि हम आज की शिक्षा प्रणाली के साथ साथ भारतीयता, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा को भी जोड़ते रहें, जिससे कि हमारे जो बच्चे आगे बढ़कर वयस्क हों और नागरिक बने, उनको भारतीय संस्कृति का कुछ तो ज्ञान हो। इस विषय में मैं आप सब लोगों को विदित होगा, पर क्योंकि मैं बहुत भावुकता से इस बात को महसूस करता हूँ, तो मैं आपके सामने ये कहना चाहूँगा कि हमारे आज की शिक्षा पद्धति का ह्रास कहाँ से शुरू हुआ, क्यों हुआ, और बड़े अफसोस की बात है कि उस ह्रास को हम आज भी किसी न किसी तरफ से आगे बढ़ाए चले जा रहे हैं। 1835 में 2 फरवरी में लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या कहा, आप सबको विदित होगा, पर हमारे बच्चों को जानना चाहिए। विशेष तरह इसलिए मैं कहना चाहूँगा, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा ज़रा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये उनका भाषण था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिससे कि हमारी सारी शिक्षा पद्धति, पुरानी हमारी संस्कृति, सब पर एक प्रकार से आच्छादित हो गई। आई कोट, I have travelled across the length and breadth of India and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values of people of such caliber, that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. And the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own. They will lose their self-esteem, their native self-culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. यही तो हुआ है। हमारी बैकबोन को संस्कृति के उन्होंने इस शिक्षा पद्धति ने 1845 से तोड़ दिया और हमको उस सब चीज़ों से अलग कर दिया जो कि हमारी सांस्कृतिक विचारधारा है, सांस्कृतिक हमारा कोश है, इसमें सारी विद्वता है, स्पिरिचुअलिटी है, सबके बारे में लिखा हुआ है। और किस प्रकार से जीवन एक केवल भौतिकता की ओर न बढ़े, इसका जो बात हमारे संस्कारों में होनी चाहिए, वो इस शिक्षा पद्धति ने बिल्कुल समाप्त कर दी। और बच्चों ध्यान रखिए कि किस प्रकार से 1835 से वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम ने हमारे को एक प्रकार से बिल्कुल समाप्त कर दिया, हमारी संस्कृति को। और अफसोस का विषय ये है कि स्वतंत्रता के बाद भी वही शिक्षा प्रणाली हम लोगों को आच्छादित करती रही। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि मैं भी उसी शिक्षा पद्धति की प्रोडक्ट हूँ, परंतु ईश्वर ने मुझे समझने का अवसर दिया, भारतीय विद्यालयों से जोड़ने का अवसर दिया, तो जो ये बातें हैं वो अब मेरी समझ में आ रही हैं और मैं समझता हूँ कि आपको बहुत जल्दी ये बातें पता लग रही हैं, तो उसी प्रकार से आप लोग आगे बढ़ें। ये कहने के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे दिल्ली केंद्र में, जिसके विषय में मैंने अभी कहा था, संस्कृत शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना भी बहुत पहले हुई थी
और आज हमारी पूरा प्रयास है कि जिन जिन लोगों को संस्कृत पढ़ने की इच्छा हो, चाहे किसी आयु के हों, और यहाँ पर आकर संस्कृत पढ़ें, क्योंकि जब तक संस्कृत आप नहीं पढ़ेंगे तब तक न तो आपको हिंदी के विषय में अच्छी तरह से पता लगेगा। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये आप देखिए टीवी में किस प्रकार की हिंदी के जो लिखा जाता है मात्राएं गलत होती हैं, कहीं कुछ गलत होता है, कहीं कुछ गलत होता है। तो जब तक आप अपनी मातृभाषा मतलब संस्कृत को नहीं समझेंगे तो अपनी मातृभाषा हिंदी को भी नहीं समझ सकते। और मैं कहना नहीं चाहता कि बहुत सी भाषाएँ भारतवर्ष में जो है वो संस्कृत से ही जुड़ी हुई हैं, मलयालम हो, तेलुगु हो, असमीज़ हो, आप चलिए चलते देखिए हिंदी कड़ी में इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे शंकराचार्य महाविद्यालय जिसने आज का आयोजन किया है उसमें हम लोग करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या कोर्सेज हम चला रहे हैं। सरल संस्कृत जो है वो पहले ही भारतीय विद्या भवन ने शुरू किया था 1945 में, उसका पाठ्यक्रम चल रहा है। गीता ज्ञान का पाठ्यक्रम चल रहा है, वेद ज्ञान का पाठ्यक्रम अभी शुरू किया गया है, और पौराणिक पाठ्यक्रम भी कई वर्षों से चल रहा है। और इस वर्ष नई जो बात की गई है वो प्रयोजन मूलक संस्कृत, फंक्शनल संस्कृत के बारे में का एक कोर्स शुरू किया गया है। और यज्ञ का प्रशिक्षण हर बुधवार यहाँ पर हमारे यहाँ हवन होता है, यज्ञ होता है। मेरा उच्चारण सही है ना? यज्ञ होता है, यज्ञ होता है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि भारतीयों को जो लोग सुनते हैं पढ़ते हैं उनको पता लगता है कि यज्ञ की महत्व क्या है। ये केवल ये नहीं कि बैठे और ये सब कर दिया, उस किस प्रकार से वातावरण प्रभावित होता है, किस प्रकार से हम प्रभावित होते हैं, उस सब बातों को साथ साथ हमारे श्री प्रभा कुमार जी बताती हैं, जिससे कि सबको इस बारे में पता लगता है। इसके अलावा हम लोगों ने इस वर्ष से आचार्य छवि कृष्ण आर्य जी ने हम लोगों ने मिलकर ये तय किया कि 11वीं 12वीं कक्षा में संस्कृत को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि संस्कृत आजकल लोग पढ़ते नहीं हैं। ये भूल गए कि संस्कृत भाषा पढ़े तो उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं, उतने ही अच्छे मार्क्स आते हैं जितने कि शायद मैथमेटिक्स में आ सकते हैं। क्यों, मैं जब पढ़ता था स्कूल में 1950s में तो संस्कृत मैंने पढ़ी, और संस्कृत में जो मार्क्स आते थे उससे मेरी डिवीज़न में फ़र्क पड़ता था। तो इसलिए आप बच्चों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संस्कृत भाषा पढ़िए, उससे आप अपने आप को समझेंगे, हिंदी भाषा को समझेंगे, मातृभाषा को समझेंगे, और साथ साथ आप संस्कृत में अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। ये एक बड़ा अहम प्रयास छवि कृष्ण आर्य जी और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, जिससे कि इसमें स्कूलों में संस्कृत का आगे बढ़े। और हम लोग जिस प्रकार के यहाँ पर काम करते हैं उसमें एक हम लोगों ने बड़ा भारी कई वर्ष पहले किया था संस्कृत कौस्तुभ पुरस्कार, जिसमें संस्कृत के मूल लेखन के लिए 1 लाख रुपए का पुरस्कार हम लोग देते हैं। इस वर्ष ये पुरस्कार का समारोह कौन सी तारीख तय नहीं हुई, इसी वर्ष में संस्कृत दिवस के आसपास करने का हमारा प्रयास है। चयन हो गया है कौन वो लेखक हैं जिनको इसको मिलेगा। इस प्रकार से हमारा पूरा कोशिश ये है, प्रयास ये है कि भारतीय संस्कृत हर संस्कृत जितने भी अंग हैं, जितने भी उसके अंग हैं और उसका जो भी कुछ है वो सब बाहर केवल एक किताबों में छिपा न रहकर व्यवहारिकता में आए। जब तक व्यवहारिकता में कोई चीज़ नहीं आती तब तक उसका असर व्यक्तित्व पर नहीं होता। इसीलिए हमारे जो संस्कृत टीचर स्कूलों में हैं उनको मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की है, कुछ थोड़ा कसा भी है कि संस्कृत के क्लासेस में सिर्फ आप संस्कृत में बात कीजिए। जब तक आप संस्कृत भाषा में बातचीत नहीं कर सकते तब तक उसमें आपकी रुचि पूरी तरह से नहीं बढ़ेगी। और अगर बच्चे संस्कृत भाषा में बोलना शुरू कर दें तो उनको इस बात का गर्व भी होगा, एक भाषा और वो बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और उसी से ही वो उसके अंतराल में संस्कृत घुसेगी और उसका पूरा लाभ होगा। ये हम लोग करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। इस विषय में एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आपका समय ले रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। वो ये है कि हम लोगों ने अभी एक कोर्स बनाया था होलिस्टिक साइंसेज इन संस्कृत, जिसमें संस्कृत वाङ्मय में जितने भी विषय हैं जिनके विषय में पूरी तरह से हम लोग उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हम पाइथागोरस की बात करते हैं, बौधायन की बात नहीं करते, हम अपने वराहमिहिर की बात नहीं करते,
हम आर्यभट्ट जी की बात नहीं करते, पर जो ये सब तो पाश्चात्य ज्ञान है वो हमारे पास आया है, वो हम बच्चों को अपने पढ़ाते हैं। एक बड़ा उदाहरण देता हूँ, डार्विन की आप बात करते हो, है उसका जो थ्योरी एवोल्यूशन है, भाई उसका कौन सा टेस्ट है बताइए कि बंदर आदमी बन गया, आदमी बंदर बन गया, मुझे दिखा दो भाई। मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद भी क्या आज प्रूव कर चुके हैं? और साइंस के आगे बढ़ने से डीएनए आ गया, आरएनए आ गया। आप बता दीजिए जिसका डीएनए कहना चाहिए बंदर का है, क्या वो मक्खी और मच्छर बन सकता है? नहीं बन सकता, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो इस प्रकार से हमारे जो भारतीय संस्कृति के जितने भी विषय हैं, चाहे वो विज्ञान हो, वो चाहे केमिकल्स हो, चाहे आयुर्वेदा हो, सब विषय पर धीरे धीरे हमने बढ़ाने की कोशिश की है। इसीलिए हमने 2 पुस्तकों का, 2 ये कोर्स बुक्स हैं, भारतीय विद्यासार पार्ट 1 और भारतीय विद्यासार पार्ट 2। इन पुस्तकों के बारे में जो आपको कहने जा रहा हूँ उसका एक बड़ा भारी महत्व है। वो महत्व ये है कि हमने जब ये नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत होलिस्टिक साइंस संस्कृत का ये बनाया, ये इन चीज़ों की समरी है, ये केवल कुछ ही विषय है जिनको हमने कवर किया है। तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने इन कोर्सेज को अपने कुरिकुलम में अपनाकर क्रेडिट एंड चॉइस बेस्ड सिस्टम में सारी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में प्रविष्ट करने का निश्चय कर लिया है, जो भारतीय विद्या भवन के लिए बहुत, मैं समझता हूँ बहुत गौरव की बात है। क्योंकि इस प्रकार का प्रयास कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशन लाए, IIT, IIM, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ITIs, इन सब में इस प्रकार की ज्ञान का प्रवेश हो और उस लेवल पर प्रवेश हो जिसमें कि लोग ग्रेजुएट्स हैं, तो उनकी समझ जरा दूसरी होगी। तो इस प्रकार से इसमें क्या क्या हम लोगों ने विषय लिए, उस विषय में बताऊंगा तो समय लगेगा, पर ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, वेद, वेदांग सबको इसमें हमने कवर किया। और ये मैं समझता हूँ हमारे लिए, भवन के लिए बहुत ही अच्छी प्राप्ति है। और इससे संस्कृत और संस्कृत संबंधित ज्ञान को व्यवहारिकता में सामने लाकर आगे बढ़ाने का जो हमारा प्रयास है, उद्देश्य, उसमें शायद हमको कुछ सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र में संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश हो रही है। वेदों के विषय में तो मैं ना कुछ जानता हूँ ना मुझे कहना चाहिए, क्योंकि आप जैसे विद्वान यहाँ पर बैठे हुए हैं, परंतु मैंने कहीं पढ़ा था तो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, विशेषतः हमारे बच्चों के लिए, कि आप लोग तो इस विषय से सब समझते हैं। एक थोड़ा सा पार्ट है जो मैं कहना चाहूँगा। कहाँ चला गया भाई? क्षमा कीजिए, कुछ गड़बड़ हो गया है, जिस पेज को मैं ढूंढ रहा हूँ वो एकदम सामने नहीं आ रहा, क्षमा कीजिएगा। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि वेद जो हमारे हैं उनके विषय में, उपनिषदों के विषय में जानना किसी भी व्यक्ति को भौतिकता से अलग बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। और वेद का जो ज्ञान है वो सर्वांगीण है, वो किसी एक रास्ते पर नहीं चल रहा है। आप कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, क्या मतलब है? सारा ग्लोब एक है, सारा विश्व एक है, हम सब एक हैं। अभी कितना सुंदर लग रहा है ये हरे हरे छोटे छोटे पौधे यहाँ लगे हुए हैं, तो हम लोग कितना जानते हैं। आजकल एक नई बात शुरू हो गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। हम प्रकृति की आज बात कर रहे हैं, हम वातावरण की बात कर, पर्यावरण की बात कर रहे हैं, पर हमें अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त का पता ही नहीं, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। माँ है पृथ्वी। क्यों माँ है? क्यों माँ कहते हैं? क्योंकि हमें पालन करती है। ना आपके पास वायु होगी, ना जल होगा, ना स्थान होगा, ना कुछ होगा, तो आप जीवित कैसे रख सकते हैं? तो वो प्रकृति ही हमको जीवन देती है। ये बच्चों समझो ध्यान से, प्रकृति ही हमें जीवन देती है, ये पृथ्वी ही हमें जन्म देती है। तो ये एक प्रकार से हमारी माँ के समान है। अब आगे इसका क्या अर्थ है बच्चों? वो ये अर्थ है कि जैसे आपकी माँ ने आपको बड़ा करके बड़ा किया, तो आपको उसकी सेवा करनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। उसका जो मैं समझता हूँ उसका अर्थ ये है कि भाई आप पृथ्वी से
जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं उनका उतना ही उपयोग करें जितनी आवश्यकता है, एक्सप्लॉइट ना करें, और पौधे लगाएं, उनकी सेवा करें, जल को स्वच्छ रखें, उसको कम व्यवहार करें, और वातावरण में जो वायु है उसको भी खराब ना करें, उतना ही करें जितनी आवश्यकता है। यही हमारे शास्त्रों में लगे, महात्मा जी ने कहा था कि देयर इज एनफ फॉर योर नीड बट नॉट एनफ फॉर योर ग्रीड। आई एम नॉट कोटिंग एग्जैक्टली, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दिस। तो प्रश्न यह है कि हमारे ये सब जो हमारी जो ज्ञान है, सर्वांगीण ज्ञान है, उसको समझना आज की स्थिति में बहुत आवश्यक है, और विशेषतः हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवकों के लिए ये समझना बहुत आवश्यक है। जब तक आपका जीवन शैली में फ़र्क नहीं आएगा तब तक इस देश के या कहीं के वातावरण में या पर्यावरण में फ़र्क नहीं पड़ सकता। आप कितनी बड़ी बात है, मोदी जी को विश्व का पर्यावरण पुरस्कार कल दिया गया, कल या परसों दिया गया। तो आप समझिए कि हम लोगों ने जो अब ये सोलर एनर्जी या इस चीज़ को आगे बढ़ाया है, ये सब भी उसी से जुड़ा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आज भारतीय विद्या भवन के लिए बड़ा अच्छा दिवस है कि वेदों के विषय में जो भी इसका एसेंस है, जो भी इसमें बहुत से सार है, जो भी इसके विषय हैं, उन सब पर हमारे विद्वान लोग यहाँ पर आप चर्चा करेंगे, और उसके लिए मैं उन सब का आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। हमारे बीच वैदिक जगत की एक नई विभूति उपस्थित हो गए हैं, डॉक्टर वीरेंद्र अलंकार जी। अभी अभी आए हैं, मैं प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि वो पादप देकर के उनका स्वागत करेंगे। चंडीगढ़ में दयानंद पीठ के चेयरमैन हैं और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष, उनका स्वागत है। अब इसके बाद मैं बुला रहा हूँ आपके बीच प्रोफेसर कमलेश कुमार चौकसी जी को, जो वेदों में पारिवारिक संकल्पना इस विषय पर अपना उद्बोधन देंगे। विरोध किया है और उन्होंने AICTE को ये लिखा है कि इस कोर्स को विड्रॉ कर दें। उन्होंने वेबसाइट पर डाला तो आज तक उनके जो सपोर्टर्स हैं उनका नंबर 1600 है और हमारा नंबर 2600 है। तो इस प्रकार से ये, और मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का विरोध नहीं होता, जब तक कोई तर्क वितर्क नहीं होता, जब तक अपोजिशन नहीं होता, तब तक वो चीज़ आगे नहीं बढ़ती। हम कोशिश कर रहे थे इसका विमोचन किसी बड़े व्यक्ति से कराएं, परंतु तो अपने आप ही इसका प्रसार और प्रचार हो गया। इसके लिए जिस आदमी ने इस मेरे लिए हमारे भवन की और AICTE की बेइज्जती करने की कोशिश की, मैं उसका धन्यवाद। हाँ, ये बुक ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख संकल्पयिता समादरणीय श्री अशोक प्रधान जी, इस सत्र की अध्यक्षा हमारी पूजनीय प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रभा कुमार, मंच पर विराजे हुए गुरुतुल्य वेद के विद्वान प्रोफेसर वेदपाल जी, प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार जी, प्रोफेसर सुधीर कुमार जी और प्रिंसिपल छवि कृष्ण आर्य जी, श्रोता के रूप में आए हुए सभी विद्वान और विदुषी भाई बहनों और प्यारे बच्चों, बहुत ही थोड़े समय में आपके मन में आज मुझे परिवार की संकल्पना को आकारित कर देना है। स्वाभाविक है कि परिवार तो रबर की थैली है, उसको जितनी चौड़ी करो उतनी वो चौड़ी होती रहेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि चौड़े होने वाली रबर की थैली को हम थोड़ा बहुत भी देखने का, समझने का प्रयत्न न करें।
मूल रूप से और महत्व की बातों से यदि हम परिचित हो जाएंगे तो दूसरा कोई परिवार बनाए कि न बनाए, हम तो अपना परिवार बना सकते हैं। आज मनुष्य के सामने कई समस्याएं हैं। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, पर डॉक्टर की परिकल्पना क्या? तो जो ज़्यादा कमाए वो डॉक्टर, जिसमें जॉब के लिए लाइन में खड़ा न होना पड़े, ग्राहकों को ढूंढने जाना न पड़े, मुंह मांगी कीमत मिले, इसी का नाम डॉक्टर है ना, यही संकल्पना है। पर वेद की दृष्टि से भी हमको पता करना पड़ेगा कि डॉक्टर की वास्तविक परिकल्पना क्या है, इंजीनियर की वास्तविक परिकल्पना क्या है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये बताने की शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता मात्र और मात्र वैदिक साहित्य में है। ये केवल मात्र दावा नहीं है। यदि आप घर से ही निश्चित करके आए हैं कि मुझे आज भिंडी की सब्जी खरीदनी ही नहीं है, तो कितना भी बढ़िया सेल्समैन होगा, कितनी भी सस्ती भिंडी की सब्जी मिलेगी, आप खरीदेंगे ही नहीं। पर यदि आप घर से सब्जी खरीदने के लिए निकले हैं, भिंडी की नहीं, और हजारों सब्जियों के बीच में कोई निपुण व्यक्ति भिंडी के गुणों का, भिंडी के कर्मों का, भिंडी के स्वभाव का बढ़िया रूप से आपको परिचय करा दे, तो लगता है कि सोने के भाव में बिकेगी, सोने के भाव में भी वो बिक सकती है, ग्राहक उसको लेकर के जाएगा। दुर्भाग्य है हमारा मतलब केवल मात्र मेरा नहीं, समग्र मानव जीवन का, कि जो गुणमय बातें हैं, गुण सभर बातें हैं, हर किसी के कल्याण की बातें हैं, उन बातों को ही अंधेरे में डालने का प्रयत्न किया जाता है। और इसके पीछे स्वार्थी लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि कम मूल्य वाली सर्वहितकारी विचारधारा, विद्या समाज में अस्तित्व में आ गई तो फिर अंधेरे में लूटने का हमारा काम रुक जाएगा। बहुत सारी बातें हैं। इसी भूमिका में रह करके आज सब बुजुर्ग लोग फरियाद करते हैं कि परिवार टूट रहे हैं। पर एक विद्यार्थी के रूप में मैं उन बुजुर्गों को पूछना चाहता हूं कि परिवार की संकल्पना क्या है? इसकी संकल्पना आपके दिमाग में है? शायद नहीं है, अथवा है तो धुंधली धुंधली है। वेद परिवार की संकल्पना क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इसके बारे में थोड़े ही समय में एक छोटा सा परिचयात्मक विवरण में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। पर उससे पहले एक बात ये कहनी है कि भगवान ने हमको जितनी भी चीज़ें दी है, आप भगवान को नहीं मानते तो नेचर को नहीं मानते तो मदर फादर को, पर किसी ने हमको कुछ दिया है। हमको जो चीज़ मिली है उसमें सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी की वस्तु का नाम क्या है? उसका नाम है जीवन। यदि जीवन हमारे पास नहीं है, जीवन हमको नहीं मिला होता तो भारतीय विद्या भवन होता, मैं आपके सामने प्रवचन करता, ये मोबाइल जिसको हमारे सब छात्र, छोटे छोटे बच्चे बड़ा प्रेम करते हैं, मम्मी से भी ज़्यादा प्रेम करने का कोई पात्र है तो वो है मोबाइल। बिना जीवन के वो मिल सकता था? तो पहली बात हमको याद रखनी है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने, माता पिता ने हमको जो दिया है उसमें सबसे पहला वस्तु है जीवन।
ये जीवन तो पशु पक्षी प्राणियों को भी मिला है, वनस्पति को भी मिला है। मनुष्य जीवन की एक विशेषता है, और वो विशेषता क्या है? हमारा जीवन एक विशेषण से युक्त है, मानव जीवन है। संस्कृत में इतनी सारी चीजें हैं कि वो सिखाते ही जाएं, सिखाते ही जाएं। विशेषण आकर के क्या करता है? दूसरे जीवनों से हमारे जीवन को अलग कर देता है, और ऐसे अलग करता है कि ऐसी अलग हुई चीज दुनिया में मानव के सिवा कहीं पर भी मिलेगी नहीं। क्या विशेषता है मानव जीवन की? तो इस मानव जीवन को हम 3 तरह से जीते हैं, जी सकते हैं। पहला तरीका है व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ। दूसरा है पारिवारिक जीवन, फैमिली लाइफ। और तीसरा है सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ। भगवान ने हमको जो जीवन दिया है, उस जीवन को हम 3 तरह से जी सकते हैं, और इसमें कोई शास्त्रार्थ नहीं है, कोई पक्ष विरोध विपक्ष नहीं है। आज भी इस दुनिया में, दुनिया के किसी भी कोने में जो मनुष्य है, वो मनुष्य 3 जीवन जी रहा है। व्यक्तिगत जीवन जी रहा है, पारिवारिक जीवन जी रहा है, और सामाजिक जीवन जी रहा है। इसमें से व्यक्तिगत जीवन की बात आज नहीं करनी। यदि पारिवारिक जीवन की भिंडी आपको अच्छी लगे तो दोबारा मुझे बुलाइए, मैं व्यक्तिगत जीवन की भी भिंडी आपको बताऊंगा। और आगे सामाजिक जीवन की भिंडी का भी मैं सेल्समैन हूं। आज का मेरा सौदा यदि बिक जाता है पूरा जितना मैं अहमदाबाद से लाया हूं, तो फिर मैं दोबारा आऊंगा, सामाजिक जीवन के बारे में बात करेंगे। इन दोनों के बीच में पारिवारिक जीवन है। ये इतना सत्य होते हुए भी दुर्भाग्य ये है कि बहुत सारे व्यक्तियों को पता ही नहीं कि परिवार का मतलब क्या है। हमारे यहां एक सूत्र चला, हम दो हमारे दो, और शायद नई प्रजा ने यही समझ लिया कि परिवार का मतलब 4 जनों का समूह। हम दो और हमारे दो। हम दो में कौन आएगा? पति पत्नी अथवा माता पिता। और हमारे दो में क्या आएगा? 2 संतान, एक लड़का और एक लड़की। परिवार के सदस्यों की मिनिमम संख्या कितनी? आज हमको सुधर के जाना है, बुरा मत लगाना, थोड़ी मैं परिहास की भाषा में भी बात करूंगा। आज हमको सुधर करके जाना है कि वेद की दृष्टि से पारिवारिक संकल्पना में 4 की संख्या नहीं है। कितनी संख्या है अभी मैं बोल दूंगा तो फिर आप सुनना छोड़ देंगे, इसलिए स्लाइड के अनुसार अपने देखेंगे। पर कभी हमने विचारा नहीं है, और हमें आग्रह नहीं करते कि हमारे जैसे विद्वानों को सुनने के लिए आप थोड़ा समय निकालिए। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, हर आदमी पर्सनल लाइफ जीना चाहता है। मैं अपने कमरे में बैठ करके इंटरनेट पे वेद पढ़ लूँगा, मुझे क्यों सभा में जाना है। तो जीते जागते गुरुजन की अपेक्षा से मरे हुए निराकार गुरुओं की उपासना शुरू हो गई है, उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। बात करेंगे परिवार के सदस्यों की, उससे पहले एक छोटी सी बात और विचार लेनी है जो बड़े लोगों के लिए खास है। व्यक्तिगत जीवन में साधनों की उपलब्धि के कारण वैविध्य स्वाभाविक है, और वो सुखकारक भी हो सकता है। पर याद रखना है, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में वैविध्य होना ये सुखकारक नहीं है, दुख कारक है। इसलिए पर्सनल लाइफ के मॉडल 1000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं। मनुष्य के बीच में अलग अलग हो सकते हैं। मेरे को मूंग की दाल अच्छी लगती है, आपको उड़द की दाल अच्छी लगती है, ये तो व्यक्ति की बात है।
आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो उड़द की दाल का ऑर्डर देंगे, और मैं व्यक्ति के रूप में रेस्टोरेंट में जाऊंगा तो मूंग की दाल का ऑर्डर दूंगा। पर समूह में जब किसी विवाह संस्कार में जाएंगे तो न मेरी मूंग की दाल है, न आपकी उड़द की दाल है, वहां तो जो बनी वही हम दोनों की दाल है। तो पारिवारिक और सामाजिक जीवन में अलग अलग मॉडल नहीं, सिंगल मॉडल चाहिए। आज परिवार टूटने का एक कारण यह भी है कि हमने हजारों मॉडल बना लिए हैं परिवार के, हमारे पास परिवार का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसके कारण जिसको जो सुविधा मिली, जिसको जो अच्छा लगा, उसके आधार पर उन्होंने परिवार की संकल्पना कर ली है। इसलिए याद रखिए, पारिवारिक जीवन की संकल्पना समझना बहुत आवश्यक है। ये हर किसी को समझनी है, क्योंकि हर किसी को पारिवारिक जीवन भी जीना है। बात चलती थी पारिवारिक जीवन की, ये याद रहे इसलिए एक छोटी सी बात और भी हम याद कर लेते हैं। देखिए, मानव जीवन की एक विशेषता भाषा है। भाषा में सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वो वर्ण व्यक्तिगत जीवन जीते हैं। ABCDEFG अथवा क ख ग घ ङ व्यक्तिगत जीवन जीते हैं। क को ख से कोई मतलब नहीं, ख को घ से कोई मतलब नहीं, सबके अपने अपने मॉडल हैं। पर पद अर्थात शब्द जो हैं वो परिवार का जीवन जीते हैं। मेरा नाम कमलेश है, तो क को म से रिलेशनशिप है, म की ल से रिलेशनशिप है, ल की ए से रिलेशनशिप है। इन्होंने आपस में रिलेशनशिप बना ली है, पर न के साथ इनकी कोई दोस्ती नहीं है। श के साथ इनकी दोस्ती है, पर य के साथ इनकी कोई दोस्ती नहीं है। और फिर आता है वाक्य, वो वास्तव में सोसाइटी है, समाज है। और ये समाज अलग अलग होते हुए मिलकर के फिर एक विश्व कुटुंब बनता है। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना में साकार होता है। और भाषा की दृष्टि से देखें तो वर्ण पद के लिए है, पद वाक्य के लिए है, और वाक्य भाषा के लिए है। और भाषा किस लिए है? आनंद की, मानव समाज के लिए है। मानव समाज इस भाषा से क्या करता है? परमानंद की अनुभूति करता है। आप पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, मैं सब कुछ दूंगा, भाषा में ले लूंगा, तो क्या करेंगे? आप स्कूल में आते हैं, आपको बढ़िया टीचर, बैठने की कुर्सी, एसी, किताब सब मिलेगी, भाषा में छीन लूंगा। अच्छा, आपको जो पदवी चाहिए वो सब मिलेगी, आपको जो साधन सामग्री चाहिए सब मिलेगी, भाषा मुझे दे दो। तो ऐसा कोई तैयार होगा? पर सब कुछ छीन लो, भाषा हमको दे दो, क्योंकि भाषा हमको परम आनंद की प्राप्ति कराती है। ठीक इसी तरह से व्यक्ति परिवार के लिए है, परिवार समाज के लिए है, और समाज परम आनंद के लिए है। यदि समाज नहीं है तो आनंद तो हो सकता है, पर परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। अभी तो ये भी बताना पड़ेगा कि आनंद क्या है, पर मैं अपने ट्रैक से अलग नहीं होऊंगा। मुझे मालूम है कि अहमदाबाद से निकल करके दिल्ली ही जाना है, नहीं तो जयपुर बहुत अच्छा नगर था, मैं वहां उतर गया होता तो अच्छा था। अब परमानंद की प्राप्ति सामाजिक जीवन से होगी। सामाजिक जीवन की बात नहीं करनी है। सामाजिक जीवन तब बनेगा जब पारिवारिक जीवन होगा। पारिवारिक जीवन तब बढ़िया बनेगा जब व्यक्तिगत जीवन बनेगा। स्वाभाविक है कि मैं परिवार की बात करूंगा तो व्यक्ति की बात भी थोड़ी थोड़ी तो आ ही जाएगी। मैं व्यक्ति के रूप में, मैं आज पारिवारिक जीवन जी रहा हूं, गृहस्थ हूं, तो व्यक्तिगत जीवन मेरे से छूटा नहीं है, वो साथ साथ चल रहा है। हमारे यहाँ ये बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। हर पुरोहित अपने यजमान को आशीर्वाद देते हुए इस मंत्र का पाठ करता है। और कितनी बढ़िया बात की है। परिवार का मतलब क्या है? व्हाट इज फैमिली? तो पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति, सिंपल मीनिंग है एकदम।
जिस जगह पर, जिस भवन में, जिस झोपड़ी में, जिस रोड के किनारे पर, जिस तालाब में, जिस पेड़ पर, कहीं पर भी पुत्र जहां पिता बनता है उसी का नाम क्या है? परिवार है। कोई फ्लैट में रहना परिवार नहीं है। परिवार का मतलब गुरुकुल नहीं है। ये वो जगह है, एक वो संस्था है जिसके अंदर पुत्रासह, पुत्र मिलकर, पुत्र क्या बनते हैं? पिता बनते हैं। ये पारिवारिक संकल्पना का मूल बीज है। यदि पुत्र है पर पिता बनने की संकल्पना ही छूट गई तो परिवार भी छूट गया। चीन में क्या हो रहा है? पुत्रासो यत्र पुत्रासह भवन्ति, बस खत्म हो गया, तो परिवार नष्ट हो गया। दूसरी भी एक बात याद रखने जैसी है, परिवार में सदस्यों की संख्या क्या। आप कई कुतूहल से इस बात को सुनने का प्रयत्न करेंगे, पर मेरे को विश्वास है कि एक बात तो सबको पता चल गई है कि 4 तो नहीं है। ठीक है जी न, वो तो झाड़ू लगा करके डस्टबिन में डाल दिए। मैं इस मंत्र का पाठ बाद में करूंगा। मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा कि किसी के जन्मदिन पर हम उसको कितने वर्ष जीने का आशीर्वाद देते हैं। क्यों जी? ये तो सबको मालूम है। जो आदमी 100 साल जिएगा ना, उसके परिवार में कितने लोग होंगे? देखिए, पिता, पुत्र, पौत्र और पितामह। पिता मतलब दादा। मानो कि एक एक्स व्यक्ति है, उसका एक पुत्र है, दोनों मिलकर के परिवार नहीं बनते। उस पुत्र के यहां भी पुत्र होना चाहिए और उसके यहां भी पुत्र होना चाहिए। 4 पीढ़ी एक साथ रहना, यह परिवार की परिकल्पना है। या तो आप आशीर्वाद छोड़ दो, शतम जीव शरद, और यदि ये आशीर्वाद देते हैं तो 25-25 वर्ष का मतलब ये हो गया कि 25 वर्ष में एक एक पीढ़ी बदलती रहेगी, तो परिवार में 4 व्यक्ति चाहिए। और याद रखिए, माफ कीजिए, जिस जगह पर हम बैठे वो भी एक एजुकेशनल संस्था है और हमारे जैसे व्यक्ति भी गृहस्थी पढ़ाते हैं, पर वैदिक गुरुकुल परंपरा के अंदर दोस्ती तो पिता और पौत्र की रहती थी, पिता और पुत्र की दोस्ती नहीं। पिता पुत्र को नहीं पढ़ाता था। पिता जो है, दादा जो है, वो किसको पढ़ाता था? पौत्र को। तो दादा की एज क्या होगी? रिटायर्ड लाइफ, रिटायरमेंट की लाइफ। सभी वानप्रस्थी पढ़ाते थे। आज शिक्षण में दीमक लगने का एक कारण यह भी है कि समान वय वाले अब तो पढ़ाने लगे हैं। कई हमारे गुजरात में कॉलेज ऐसे हैं कि स्टूडेंट कौन है और अध्यापक कौन है पता ही नहीं चलता। दोनों की नई नई मूछें निकली होती है, 2-3 वर्ष का फर्क रहता है। अब जिसको जीवन का लंबा अनुभव ही नहीं है, जीवन के खट्टे मीठे टेस्ट ही जिसने भोगे नहीं है, वो बच्चों को कैसे तैयार करेगा? इसलिए वैदिक परिवार की संकल्पना में 4 पीढ़ी घर में रहना, और यदि घर छोटा पड़ता है तो फिर गुरुकुल थे, वानप्रस्थाश्रम थे, पर वानप्रस्थाश्रम में रहने वाला वानप्रस्थी भी अल्टीमेटली तो परिवार का सदस्य ही गिना जाता है। आज हमने इस सूत्र को प्रसारित कर दिया, हम 2 हमारे 2, तो फिर वृद्धाश्रम बनेंगे ही, क्योंकि ऊपर तो आपने गर्दन काट ही दी है। इसलिए देखिए, आत्मानं पितरम पुत्रम पौत्रम पितामहम जायाम जनित्री मातरम ये प्रियास्तान उपहुए। ये लोग मेरे प्रिय हैं और इनको मैं अपने घर में बुलाता हूँ, रखता हूँ। टेक्स्ट पर बहुत भार नहीं देंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सब लोग संस्कृत टेक्स्ट के साथ इतना आसानी से जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए
उस टेक्स्ट के भाव से हम काम चलाएंगे। देखिए, जब हमें बोलते हैं कि तुम 100 साल जियो, तो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसकी 4 पीढ़ी अपने आप स्वीकार्य बन ही जाती है। यदि आप दादा को घर में से निकाल देना चाहते हो तो 75 साल की उम्र रखो, है नहीं? और 2 ही पीढ़ी रखना चाहते हो, हम 2 हमारे 2, तो हमारी जीवन की आयु कितनी होनी चाहिए? 50 साल। फिर 51वें साल में गोली मार करके उनको परलोक गमन दे देना चाहिए। पर यदि ये नहीं है, हमको 100 साल जीना है, तो परिवार में ये 4 सदस्यों की, 4 2 8 सदस्यों की परिकल्पना जरूरी है। उसमें फिर ईश्वरीय न्याय व्यवस्था के अनुसार एकाध कम बड़ा हो सकता है, पर रिलेशनशिप जो है परिवार की मेंटेन करनी है, वो 3 पीढ़ियों के बीच में आगे और पीछे के साथ जोड़ करके रखनी है। परिवार का मार्ग बड़ा टेढ़ा है। मैंने कई पढ़े लिखे, हंसी में बोलता हूँ, पढ़े लिखे प्रोफेसर्स और प्रोफेसर बहनों को बातचीत करते हुए देखा है, और उसमें एक डायलॉग ये भी सुना है कि म्यूनिसिपालिटी के लिए गृहस्थ क्यों करे, है नहीं? परिवार को म्यूनिसिपालिटी मान लिया, जो गटर की व्यवस्था करता है नहीं? पानी की व्यवस्था करता है। परिवार वो म्यूनिसिपालिटी नहीं है। परिवार क्या है? उसकी 4 विशेषता है। एक तो सुगम, सुगम मतलब आसानी से जाया जाने वाला मार्ग है, एकदम आसानी से। आज भी देखिए, हर व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन को टटोले तो मुश्किल से जीवन पसार करने वाले व्यक्तियों की संख्या मुश्किल से 10%, 15% होगी। 80-85% तो प्रभु की कृपा से गृहस्थी को उन्होंने आसानी से पार लगाया हुआ है। स्वस्ति वाहनम, ये कल्याण का वहन करने वाला है परिवार संस्था। यस्मिन वीरो नरिष्यति, जो पुरुषार्थ करने वाला वीर है वो उसमें कभी दुख नहीं पाता। आलसी की बात अलग है, वो तो डॉक्टर बनने के बाद भी इंजेक्शन लगाने से पहले थोड़ा स्प्रिट लगा देगा, फिर कुर्सी पे बैठ के चाय पिएगा, थोड़ी सिगरेट जलाएगा, फिर खड़ा होगा, फिर सिरिंज भरेगा, और 1 घंटे में इंजेक्शन लगाए तो ऐसे आदमी को तो डॉक्टरी लाइफ में भी परेशानी है। और चौथी और अंतिम बात कही, अन्येषाम विंदते वसु। ये परिवार वो चीज है जिसमें हम अन्यों के वसु अर्थात धन ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। जो लोग शास्त्र की बातों को शांति से समझने के लिए तैयार नहीं है, जल्दबाजी से उसका अर्थ करते हैं, डिक्शनरी मीनिंग लेते हैं, वो विवाद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। पर पहले आपको संस्कृत भाषा को समझना पड़ेगा, उसके नीति नियमों को समझना पड़ेगा, उसके एथिक्स को भी समझना पड़ेगा। परिवार में हम अपना धन प्राप्त नहीं करते। परिवार वो संस्था है जिसमें हम दूसरे के धन को प्राप्त करते हैं। ये बात आपको समझनी हो तो आगे भी एक मंत्र से मैं बताऊंगा। पिता का काम क्या, पिता क्या करे अपने संतान के लिए, तो वेद में एक मंत्र आया है। उस मंत्र में इंद्र को प्रार्थना की गई कि हे इंद्र, तू मेरे क्रतु को भर दे, चारों ओर से भर दे। कैसे? जैसे पिता अपने पुत्र के लिए भर देता है। अनाज के भंडार भरने का काम पिता करता है, घी के डब्बी भरने का काम पिता करता है, सोने चांदी के अलंकार वस्त्र आदि कबाट में भरने का काम किसका है? पिता का। और पुत्र का तो क्या काम है? पिता रूपी अन्य के धन को प्रयोग करना है। अच्छा, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, स्कूल की फीस आप भरते हैं कि आपके पिताजी माताजी भरते हैं? टिफिन खाते हैं रिसेस में, तो वो पिताजी का खाते हैं कि आपका खाते हैं? पिताजी माताजी का खाते हैं ना। क्यों जी, घबराए बिना बोलो आप, तभी तो बात समझ में आएगी।
पुत्र के रूप में हम माता के द्वारा, पिता के द्वारा, माता के लिए भी ये मंत्र आया, माता भी क्या करे, तम जातम तरुणम पिपरती माता, ये जन्मे हुए इस तरुण बालक को माँ पूरा करती है, कपड़े से पूरा करती है, वस्त्र से पूरा करती है। इस बात को मैं 2-3 वाक्यों से इस तरह से रखना चाहूँगा कि एक युवक पुत्र जिसकी आयु 1 साल से 25 साल तक की है, घर की पहली पीढ़ी है, उसको अर्निंग की जवाबदारी हमारी संस्कृति नहीं देती। उसको तो खर्च करने की जवाबदारी, खर्च करने का हक देती है, और अर्निंग करने की जवाबदारी 25 साल से 50 साल की उम्र वाले गृहस्थी की है। और 50 से 75 साल के व्यक्ति का जीवन भी अर्निंग के लिए नहीं है, उसका जीवन भी अन्य की वस्तु संपत्ति को प्रयोग करने के लिए है। और 75 से 100 साल की उम्र के व्यक्ति का भी जीवन कमाने के लिए नहीं है, कमा करके जो भरा गया है उसको खर्च करने के लिए है। क्या सुंदर फिलॉसफी है जिसको हमने भुला दिया। घर में कमाने वाला 1 और खर्च करने वाले 3। आजकल तो ये बात दिल्ली में कही जाए तो कहने वाला मूर्ख ही है, पर आज तक भारतीय संस्कृति ने किया, हजारों साल तक किया कि कमाने वाला गृहस्थ और उपयोग करने वाले 3 लोग। पर देखो, थोड़ा हमको भी सुधरना पड़ेगा। बच्चों के लिए मैं कहता हूँ बात, हमारे 1 साल से 25 साल तक के किसी युवक ने एप्पल का फ़ोन यूज़ नहीं किया। अरे पैर में जूता भी नहीं पहना, सिर में तेल भी नहीं लगाया, पापा को मना कर दिया कि इसकी हमको ज़रूरत ही नहीं है, हम तो बिना जूते के खेत में दौड़ेंगे, हमारे पैर में कुछ नहीं होने वाला। अब बताइए, इतना मामूली खर्चा करके पढ़ने वाला बेटा, उसके पिताजी कमाएंगे तो पिताजी ऋण में नहीं चले जाएंगे, वो बैंक का फ्रॉड नहीं करेंगे, लोन नहीं लेंगे, डूबेंगे नहीं, क्योंकि बेटे ने तैयारी बताई है कि हम तो मिनिमम खर्चे से अपने विद्या पढ़ाई का काम करेंगे। और इसी तरह से जो बुजुर्ग हैं वो 1 जोड़ा धोती कुर्ते का 1 साल निकाल देता है। दादा और परदादा कहते हैं, बेटे हमको रेमंड के सूट नहीं चाहिए, एसी नहीं चाहिए, हम तो खाट में ऐसे ही सो जाएंगे। ये त्याग और तप यदि जीवन से निकल गया, परिवार में से निकल गया, तो फिर चारों पीढ़ियों को कमाना पड़ेगा। बच्चों को भी कमाना पड़ेगा, जवान को भी, बूढ़ों को भी, और एकदम संन्यास आश्रम में पहुंचे हुए मरणासन्न व्यक्तियों को भी। विश्व की इकोनॉमी सुधर रही है कि बिगड़ रही है? हम तो अपनी मुझ पर दाव कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने तो ये कुछ भोगा ही नहीं। कहाँ विमान में बैठे, कभी कहाँ आइसक्रीम खाया, कहाँ मोबाइल प्रयोग किया। पर याद रखिए, ये तो एक बहुत बड़ा विवाद का विषय है और विचार का विषय है। पूर्वजों के द्वारा जिस संपत्ति को डिब्बे में भर करके छोड़ दिया गया था, उस डिब्बे की संपत्ति को हमने निकाल करके मार्केट में बेच करके पैसा बनाया, और उस पैसे से हम ये मौज मजा कर रहे हैं। हकीकत तो ये थी कि अन्येषां विन्दते वसु, परिवार के अंदर माता पिता पूर्वजों के धन से व्यक्ति जीता था, और दूसरों के धन से जब वो जीता था तो वो आग्रह रखता था, ये मेरा नहीं है तो मैं इसका गलत प्रयोग करूं, ये किसी दूसरे का है, इसलिए मेरी डबल जवाबदारी होती है कि मैं कम से कम प्रयोग करूं और संभाल करके प्रयोग करूं। मेरा अपना है तो ठीक है, पर दूसरे का है तो आज ये दृष्टि उल्टी हो गई है। अपना है तो संभल करके प्रयोग करूंगा, और पापा का है तो अपनी बस है तो संभाल करके, और सरकार की बस है तो डीटीसी की है तो तोड़ने दो, क्या दिक्कत। स्कूल अपना है, सीट अपनी है तो संभाल करके, कपड़ा अपना है तो संभाल करके, और कुर्सी भारतीय विद्या भवन की तो भले बिगड़ती गंदी होती, मेरे को क्या है। ये दृष्टि भेद भी परिवार को उजाड़ने के कारण है। तो देखिए, माता और पिता का परिवार के अंदर एक ही काम था कि वो भर भर करे, अनाज भरे, वस्त्र भरे, अलंकार भरे, सब कुछ भरे, और
पहली पीढ़ी और पीछे ऊपर की 2 पीढ़ी, ये तीनों पीढ़ी का काम तो खर्च करना था, उससे जीना था। अब परिवार में भाई भाई भी होते हैं और बहन बहन भी होती हैं। वेद ने क्या सुंदर परिकल्पना की, भाई और बहन के बीच में कैसा व्यवहार होना चाहिए। एक शब्द से कहो, और वो एक शब्द से कहा हुआ व्यवहार दुनिया भर के भाई और बहनों के चेहरे पर प्रसन्नता ला जाए, ऐसा रिमार्केबल स्टेटमेंट वेद ही दे सकता है। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण माँ स्वसारम उतस्वसा सम्यंच सव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। छोटी सी बात कह दी कि जिसको आप भाई मान रहे हो उससे द्वेष मत करना, जिसको आप बहन मान रहे हो उससे द्वेष मत करना। और आज के ज़माने के हिसाब से भी मैं कह दूं, भाई और बहन का मतलब है समान उम्र वाले। आजकल झगड़े जो करते हैं वो समान उम्र वाले ही करते हैं। बूढ़े बूढ़े झगड़ते हैं, है नहीं, बच्चे बच्चे झगड़ते हैं, राजनेता राजनेता झगड़ते हैं, व्यापारी व्यापारी झगड़ते हैं। मैंने एक लेख लिखा था कि मनुष्य में बहुत दुर्गुण है, पर उन दुर्गुणों का राजा कौन है? तो द्वेष भावना। मनुष्य में से यदि द्वेष भावना निकल गई तो मनुष्य ने सब दुर्गुणों पर विजय पा ली। फिर छोटे छोटे दुर्गुण रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लोभ रहेगा, क्रोध रहेगा, काम रहेगा, चलेगा। पहला कौन सा दुर्गुण दूर हो जाना चाहिए? द्वेष का। भाई भाई के बीच में द्वेष के कारण परिवार टूट रहे हैं, बहन बहन के बीच में द्वेष के कारण परिवार टूट रहे हैं। और इन परिवारों को तोड़ने के लिए हमने कायदे कानून भी बना दिए हैं। ऐसे कायदे कानून बना दिए हैं कि भाई भाई के बीच में द्वेष बढ़े, बहन बहनों के बीच में भी द्वेष बढ़े। इस द्वेष को हटाने के लिए एक चीज हमारे पास होनी चाहिए। बच्चे सुनना चाहें तो सुनाओ, नहीं तो अपनी बात आगे बढ़ाओ। सुनना चाहते हैं, पर सुन करके यहीं छोड़ करके जाएंगे तो चलेगा नहीं। एक स्नेह भावना ऐसी है जिसके कारण द्वेष टूट जाता है। अंधेरे को दूर करना है तो उजाला कर दो, और उजाले को दूर करना है तो अंधेरा कर दो। द्वेष को हटाना है तो क्या चाहिए? स्नेह चाहिए। और स्नेह हटा देंगे तो क्या होगा? भाई बहन के बीच में यदि स्नेह है ना, तो ब्लैंक स्टैम्प पेपर पर भी भाई हस्ताक्षर कर देगा और बहन भी हस्ताक्षर कर देगी, चाहे दोनों भले LLB हुए हों। क्यों? आपस में क्या है? प्रेम है। मैं अपनी बात समय से पूरी करूंगा, पर बच्चों को देख करके मेरे को बहुत लोभ हो जाता है, इसलिए नजर में इधर ही रखूंगा। पर द्वेष भाव खत्म हो, परिवार के अंदर अंकुर फूटने ही वाले हैं, फिर पत्ते भी लगेंगे, फूल भी आएगा और फल भी मिलेगा। परिवार टूटने का एकमात्र कारण है कि परिवारों में से स्नेह चला गया, और स्नेह की जगह पर किसने स्थान ले लिया है मालूम है? सत्य ने। किसने? सत्य ने। अच्छा, एक भाई है और एक बहन है, पिताजी के पास 100 रुपये हैं, दोनों को दे दिए कि आपस में बांट लो, तो 100 रुपये का बंटवारा कितने कितने से होगा? 50-50 से। ये आपको किसने सिखाया? टीचर ने सिखाया, गणित ने सिखाया, ठीक है जी। और दुनिया में कोई भी जज हो, कोई भी CA हो, यही जवाब देगा। पर देखो, इस गणित को भी उल्टा देना है। घर के बाहर ये गणित ठीक है, पर घर में बैठे हो, परिवार में बैठे हो, वहां ये सत्य काम नहीं करेगा, वहां तो स्नेह काम करेगा। और ये स्नेह काम करेगा इसीलिए 100 रुपये के 2 भाग लाखों तरीके से हो सकते हैं। एक तरफ 0 पैसा, एक तरफ 100 रुपया, एक तरफ 1 रुपया, एक तरफ 99 रुपया। इसलिए इसका कोई मैन्युअल नहीं बन सकता। स्नेह के कारण जो विभाजन होगा, उस विभाजन का कोई गणित नहीं है, स्नेह से ही होता है। तो 100 रुपये के बंटवारा ऐसा भी हो सकता है, बहन को 40 रुपया दे दिया, भैया ने 60 रुपया रख लिया। बहन को 99 रुपया दे दिया, भैया ने 1 रुपया दे दिया। पिता के प्रॉपर्टी का बंटवारा इस तरह से होता है। पर परिवार के बंटवारे खत्म हो गए, अब परिवार में भी सत्य घुस गया। पिताजी ने 100 रुपये दिए हैं, भैया में और बहन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों को कितने मिलने चाहिए? 50-50।
ये परिवार टूटने के कारण है। इसलिए द्वेष भाव बहुत विचित्र है। ये तभी होगा जब हृदय मिले रहेंगे, सामंजस्य होगा, ये सारी बातें इसके अंदर है। अब जल्दी से मैं अपनी बात पूरी करूंगा 5 मिनट में। परिवार में 4 पीढ़ी करने के लिए एक दूसरे परिवार से भी सदस्य घर में आता है जिसको वधू कहा जाता है। उस वधू की भी परिकल्पना हमारे वेद के अंदर करने की गई है। यच्च वर्चो अक्षेषु सुरायाम च यदा हितम यद गोषु अश्विना वर्चः तेने माम वर्चसावताम। अपने पुत्र के लिए किसी वधू को ढूंढने के लिए जाने वाला गृहस्थ अथवा पसंद किया हुआ गृहस्थ भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरी इस वधू के अंदर 3 गुण देना। एक तो अक्षेषु, यहाँ अक्ष शब्द का अर्थ है रथस्य चक्रेषु, एक्सेल लगा होता है रथ में, और रथ ऐसा इसमें रिवर्स गियर है ही नहीं, आगे ही आगे बढ़ेगा, पीछे जाएगा नहीं। ऐसी कुलवधू चाहिए कि जो हमारे परिवार को आगे ही आगे बढ़ाए, रिवर्स गियर वाली ना हो। और सुरा इस शब्द का अर्थ जल, पानी की तरह हो। गंगा और यमुना का पानी एक बार मिल जाए उसको कोई अलग नहीं कर सकता, ऐसे गुण वाली हो। और तीसरा और अंतिम है गोशु, गाय में। गाय आपने देखी होगी, आज उसका पहचान करके जाइए। मैं थोड़ी देर में अपनी बात पूरी करूंगा। गाय प्रतीक है किस चीज़ का? हमसे सेवा कम लेती है और बदले में सुख ज़्यादा देती है। दुनिया की हर वस्तु जो हमें सुख ज़्यादा देती हो और हमसे सेवा कम लेती हो, उन सारी वस्तुओं का एक यूनिवर्सल नाम है, क्या? गऊ। माता पिता भी गऊ है, गुरुजन भी गऊ हैं। ये एक्टिवा होता है ना, एक्टिवा, वो कई लोगों के घर में गाय रूप होता है, क्योंकि 6 महीने में एक बार सर्विस कराई, फिर देखना ही नहीं, पेट्रोल भराओ और चलाते रहो चलाते रहो। और कभी कई 2 व्हीलर हुआ करते थे, एक दिन एक्सीलेटर का वायर टूट गया, किसी दिन क्लच वायर टूट गया, किसी दिन गियर वायर टूट गया, किसी दिन पंचर हो गया, किसी दिन स्लिप हो गया, हर रोज मगजमारी थी। तो वो तो स्कूटर थे। आजकल आदमी ने कम से कम इतनी उन्नति तो कर ली है कि स्कूटर को भी गौ बना दिया है। सुख ज्यादा दे सेवा कम ले, उसका नाम गौ है। राजा भी गौ है, यदि प्रजा को सुख ज्यादा देता है और प्रजा के पास से टैक्स कम लेता है। गुरु जी भी गौ है, यदि शिष्यों से सेवा कम लेते हैं और बदले में ज्ञान ज्यादा देते हैं। ये सब जगह पर अप्लाई होने वाली बात है। ये गुण हमारी वधू में आए, इसकी बात कही गई। पुत्र के गुणों के लिए बात ये कही कि मेरा बेटा तो पत्थर हो। इसमें भी एक बड़ा भारी रहस्य है। एक मिट्टी का ढेला है और एक पत्थर है। आप दोनों में से चमक किस में ला सकते हैं, मिट्टी के ढेले में कि पत्थर में? मिट्टी को आप पॉलिश करने बैठेंगे तो बिखर जाएगी, और पत्थर भी जो जितना मजबूत है, ग्रेनाइट का पत्थर है, उसमें उतनी चमक ज़्यादा आएगी। तो हमारे सब बच्चे ग्रेनाइट का पत्थर बने। माताजी, पिताजी, टीचर, रास्ते पे जाने वाला पुलिस, कोई वृद्धा, जितना उनके ऊपर घर्षण करे ना, उनको काम सौंपे, उतना ही इनका चेहरा चमकना चाहिए। ये भावना है। इसलिए जात कर्म संस्कार के अवसर पर जन्मे हुए बेटे और बेटी के लिए आशीर्वाद दिया जाता था कि तुम पत्थर के जैसे बनो। आजकल तो सब लकड़ी जैसे हैं, वो थोड़ा सा भी पॉलिश करने का प्रयत्न करते तो खड्डा पड़ जाता है, पुलिस केस हो जाते हैं, हाई कोर्ट में पिटीशन हो जाती है। तो चमक किसी के चेहरे पर नहीं है। सबसे अंतिम बात, परिवार की फूल फ्लेत परिकल्पना क्या है, इस मंत्र को याद रखना है। पहली बात, बड़ों का सम्मान करने वाला हो। दूसरा, विचारशील लोग हों, पढ़े लिखे नहीं, विचारशील। पढ़े लिखों की बात करना ही अलग है, विचारशील व्यक्तियों की बात करना अलग है। संराधयन्तः, एक दूसरे के कार्य की सिद्धि करने वाले हों। आज सरकारी ऑफिस के अंदर जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे की कार्य सिद्धि की जगह पर कार्य में बाधा करने वाले लोग हैं।
जहाँ भी जाएंगे तो आपका काम नहीं होगा, ये ले आओ वो ले आओ, 10 धक्के खिलाएंगे। परिवार में ये नहीं होना चाहिए। सुदुराश्चरन्तः, एक धुरी पर घूम करके आगे बढ़ना है, बिखर करके नहीं। और मा वियौष्ट, एक दूसरे से अलग मत हो। अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त, एक दूसरे के प्रति वल्गु अर्थात मनोहर सुंदर वाणी बोलते हुए आप अपना जीवन जिए। ये परिवार की फुल फ्लेज परिकल्पना है। समय कम है, अन्य विद्वानों को भी हमने सुनना है, और कोई बात आप मेरी याद रखें कि न रखें, पर मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि 2 बात मेरी याद रखनी है। पहली बात यह है कि परिवार में सदस्यों की संख्या एक भुला देनी है और दूसरी याद रखनी है। और दूसरी बात यह है कि घर के अंदर भाई बहन के और माता पिता के, दादा दादी के, किसी के भी व्यवहार में घर में जब बंटवारा होता है तो उस बंटवारे का आधार सत्य नहीं होना चाहिए, परंतु स्नेह होना चाहिए। ये बात स्मरण में रहे इसलिए एक छोटी सी बात और कह देता हूँ। क्यों जी, आपकी मम्मी रोज़ सब्जी रोटी बनाती है ना, तो सब्जी और रोटी तोल तोल करके दी जाती है कि बिना तोले दी जाती है? तो फिर आपको तो एक हड़ताल करनी चाहिए कि सबको तोल करके दो। 8 साल के भैया को भी उतनी रोटी मिलनी चाहिए जितनी 18 साल की दीदी को मिलती है। क्यों जी? ऐसी हड़ताल आप करना, नेता के रूप में मैं आ जाऊंगा, मंडप लगाने का खर्चा भी मैं दूंगा। दुनिया के किसी भी परिवार में चले जाइए, रेस्टोरेंट में नहीं, परिवार में चले जाइए। परिवार का मतलब ये है कि खाना बनेगा 16 आदमियों के लिए, पिरसा जाएगा तो कोई वहां माप नहीं होगा। जिसको जितनी जरूरत है उतना मिल जाएगा। ज्यादा मिलेगा वो भी प्रसन्न रहेगा, कम मिलेगा वही प्रसन्न रहेगा। इसी का नाम तो परिवार है। परिवेश परिवार में हमारे स्कूल की विद्या पहुंच गई है, इसलिए घर में 4 लीटर दूध आता है तो मूवमेंट शुरू हो जाती है कि घर में 4 सदस्य है तो हर किसी को 1-1 लीटर दूध मिलना ही चाहिए। 6 महीने के भैया पी सके कि नहीं पी सके तो उसको निला देंगे, पर उनके हक का तो 1 लीटर होना ही चाहिए। अब आप परिवार की संकल्पना ही नहीं जानते तो अपना परिवार कैसे बनाएंगे? मैं सभी बच्चों को ये शुभकामना देना चाहूँगा कि उनको अभी परिवार बनाना है। इस परिवार में कम से कम वो 4 दू 8 सदस्यों की परिकल्पना अपने मन में रखें और इस बात का पुरुषार्थ भी करें कि परिवार में बैठ करके जब भी व्यवहार करने की बात आएगी तो सत्य को हम स्कूल में वापस भेज देंगे, पर घर में जो व्यवहार करेंगे उस व्यवहार का आधार क्या रहेगा? स्नेह। आपको ऐसा सुंदर पारिवारिक जीवन जीने की जीवन जीने का परमपिता परमात्मा सौभाग्य दें और ये सब बड़े लोगों का आपको आशीर्वाद मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति ही शांति। धन्यवाद। बहुत ही सहज